So hi, welcome again to Jharkhand Journey. This is the fifth video of land related regulation of Jharkhand. हम लोग इस वीडियो में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे, जो कि सेक्शन 16 से लेकर सेक्शन 36 तक कवर करता है। बाकी के सेक्शन पहले वाला जो कि 1 से लेकर 15 तक हैं, वो 3 अलग अलग वीडियो में कवर की जा चुकी हैं और एक अलग सा वीडियो इंट्रोडक्शन का भी बना हुआ है। आप चाहें तो पहले जाकर देख सकते हैं। ये टॉपिक छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेपीएससी एज वेल एज जेएसएससी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए हम लोग आर्टिकल सेक्शन 16 आर्टिकल बोलिए या सेक्शन बोलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन 16 बोलता है कि इफ रैयत हैव नॉट कल्टिवेटेड फॉर द पीरियड ऑफ 12 ईयर देन रैयत ऑफ ऑक्यूपेंसी और दैट लैंड विल नॉट कोलैप्स। ये कहना चाह रहा है कि अगर रैयत जो है वो 12 वर्षों तक अपनी ज़मीन पर खेती नहीं करता है तो उससे उसका उस ज़मीन पे अधिग्रहण का जो अधिकार है वो ख़त्म नहीं हो जाएगा, वो उस पर बना हुआ रहेगा। सेक्शन 17 करता है कि पर्सन हु होल्ड अ लैंड होली और पार्शियली एज अ रैयत, पर्सन हु होल्ड अ लैंड होली और पार्शियली एज अ रैयत और या ऑन लीज फॉर 12 ईयर्स before or after the commencement of this act, then the person continue to be the settled रैयत। ये सेक्शन 17 कहना चाह रहा है कि पर्सन कोई भी आदमी वो जमीन को हु होल्ड अ लैंड होली या पूर्णतः और पार्शियली या अंशतः रैयत के तौर पर उस जमीन को होल्ड करता है या फिर लीज पर 12 वर्षों तक रखता है। तो ये जो CNT एक्ट था उसके लागू होने से पहले या उसके बाद तक वो आदमी जो है वो उस गांव में, जिस गांव में ज़मीन था, उस गांव का सेटल्ड रैयत माना जाएगा। ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई आदमी CNT एक्ट लागू होने से पहले या बाद में किसी गांव में किसी भी ज़मीन को पूर्णतः या अंशतः रैयत के तौर पर या लीज के तौर पर 12 वर्षों तक अपने अधिकार में रहता है, अपने कब्जा में रहता है, तो उसे उस गाँव का एक सेटल्ड रैयत माना जाएगा। आर्टिकल 18 यानी कि सेक्शन 18 कहता है कि भूनिहार और मुंडारी खूंट काटीदार जो हैं उनको किसी भी गांव का सेटल्ड रैयत कैसे माना जाएगा। तो भूनिहार के लिए 2 अलग अलग नियम है। 18A में भूनिहार को कैसे रैयत माना जाएगा और 18B में खूंट काटीदार को कैसे रैयत माना जाएगा। तो भूनिहार के लिए नियम है कि अगर कोई भी लैंड विच इज अदर देन मजहूस एंड बेत खता, मतलब कि कोई भी ज़मीन जो कि मजहूस या बेत खता के अलावा रजिस्टर्ड हो CNT एक्ट 1869 में, और भूनिहारी फैमिली जो है वो 12 वर्षों तक उस ज़मीन पे कब्जा किए हुए हों, तो भूनिहारी फैमिली को उस गांव का सेटल्ड रैयत माना जाएगा। मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि कोई भी ज़मीन जो मजहूस और बेत खता के अलावा CNT एक्ट 1869 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुआ हो और उस ज़मीन पे भूनिहारी फैमिली का 12 वर्षों तक कब्जा रहा हो, तो भूनिहारी फैमिली को उस गांव का सेटल्ड रैयत के तौर पर माना जाएगा। उसी तरह मुंडारी खूंट काटीदार का भी है, इनका भी 12 वर्षों का ही टेन्योर है, लेकिन इनमें थोड़ा सा अलग सा सिस्टम है। ये कहना चाहता है कि अगर मुंडारी खूंट काटीदार टेनेंसी के अंतर्गत गांव में, किसी भी गांव में कोई भी ज़मीन नहीं है और किसी भी एक्ट या रिकॉर्ड में ये मेंशन किया गया है कि मुंडारी खूंट काटीदार फैमिली जो है वो उस गांव में रहते हैं, तो जो मुंडारी खूंट काटीदार जो फैमिली थी, अगर वो किसी भी ज़मीन को 12 वर्षों तक अपने कब्जे में लिए हुए होंगे तो उनको जो है उस गांव का सेटल्ड रैयत माना जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। बुक में जो है ना, जो मनीष रंजन की बुक है और एक जो उड़ान वगैरह की बुक है या फिर ऑनलाइन जो पब्लिकेशन है, उसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इस चीज़ को लिखा हुआ है। मतलब इस चीज़ को इतने आसान भाषा में समझाना बहुत ही मुश्किल था। आई होप कि आपको समझ में आ रहा। सेक्शन 19 कहता है ऑक्यूपेंसी राइट ऑफ रैयत। रैयत का ऑक्यूपेंसी का हिंदी होता है अधिभोगाधिकार। हिंदी में थोड़ा सा टंग ट्विस्ट नहीं हो पा रही है। तो ये कह रहा है कि रैयत का जो है वो अधिभोगाधिकार क्या होगा, कैसे होगा, कैसे माना जाएगा कि ये रैयत का अधिभोगाधिकार में आता है। तो ये कह रहा है कि एनी पर्सन, कोई भी आदमी, एनी पर्सन हु इज सेटल्ड रैयत,
वो एक फेटल रैयत है अंडर सेक्शन। फेटल रैयत किसे माना जाएगा? 17 और 18 के अंतर्गत। 18 में किसको माना जाता है? भूनिहारी या मुंडारी खुद कटीदार को फेटल रैयत माना जाता है। कैसे होगा ये बताया हुआ है। और 17 में किसी भी अन्य आदमी को इनके अलावा कैसे वो फेटल रैयत किसी गाँव के होंगे ये मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे सेक्शन 19 बोल रहा है कि एनी पर्सन हु इज फेटल रैयत अंडर सेक्शन 17 एंड 18 shall have right of occupancy in all land held by him as a रैयत in that village। ये कहना चाह रहा है कि कोई भी आदमी जो कि एक फेटल रैयत है सेक्शन 17 और 18 के अंतर्गत, उसके पास उस गांव में मौजूद उसके जितने भी जमीन है उस पे उसका भोगाधिकार माना जाएगा। इसी तरह से हम लोग शिफ्ट होते हैं सेक्शन 20 पे। सेक्शन 20 कहता है कि व्हेन द पर्सन बिकम लैंडलॉर्ड एंड रैयत बोथ सच पर्सन होल्ड द लैंड एज अ परमानेंट टेन्योर होल्डर। ये सेक्शन 20 कह रहा है कि कोई भी आदमी अगर वो लैंडलॉर्ड है और रैयत, लैंडलॉर्ड और रैयत दोनों है, और वो आदमी अगर किसी जमीन को धारण करता है तो उसे परमानेंट टेन्योर होल्डर के रूप में जाना जाएगा, यानी कि अस्थायी काश्तकार के रूप में जाना जाएगा। अब वो लैंडलॉर्ड और रैयत दोनों कैसे बन सकता है? तो लैंडलॉर्ड मान लीजिए कि वो जमीन का मालिक था, वो किसी को लीज पर रैयत दिया था, तो वो जो जिसको लीज पे दिया था वो वापस इसी को गिफ्ट कर देता है उस जमीन को। तो गिफ्ट कर दिया तो ये मालिक भी हो गया और रैयत भी हो गया। तो वैसा आदमी जो कि लैंडलॉर्ड और रैयत किसी भी जमीन का दोनों हो तो उस पर्सन का उस जमीन का परमानेंट टेन्योर होल्डर माना जाता है। अब शिफ्ट होते हैं राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, अधिभोगाधिकार का अधिकार। तो इसमें अपने 2 सेक्शन हैं, 21 और 22 आते हैं। 23 जो होता है वो रजिस्ट्रेशन वगैरह में चला जाता है। तो 21 और 22 में क्या होता है कि राइट ऑफ रैयत टू यूज द लैंड ऑन विच ही हैव राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। तो ये कहता है कि जिस रैयत का वो अधिकार जिससे उसके ज़मीन पर उसको कुछ भी काम करने का अधिकार प्राप्त हो। तो वो कौन सा काम कर सकता है? वो काम कर सकता है ब्रिक्स बनाने का, ईंटा बनाने का, टाइल्स बनाने का, खेती करने का, जानवरों को पालने का, इन सब तरह का काम को वो कर सकता है। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि राइट ऑफ रैयत टू यूज द लैंड ऑन विच ही हैव अ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, मतलब कि अगर उसके अधिकार में कोई भी जमीन है तो उसको उसका यूज करने का अधिकार, उसको उसका उपयोग करने का अधिकार सेक्शन 21 से मिलता है। सेक्शन 22 बोलता है, इसके बाद जस्ट है सेक्शन 22। सेक्शन 22 बोलता है इफ ऑक्यूपेंसी रैयत यूज हिज होल्डिंग फॉर फार्मिंग अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 और 21A देन हीज लैंडलॉर्ड कैन नॉट कन्विक्ट हिम एक्सेप्ट अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। मतलब कि 21 और 21A क्या कहता है कि 21 में है कि वो उस जमीन का यूज करे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स, टाइल्स, एग्रीकल्चरल काम के लिए, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह के लिए। ये 21 में है। 21A में और भी 4-5 कामें हैं जो कि मेंशन की हुई है। अगर तो सेक्शन 22 बोलता है कि अगर रैयत जो है वो जिस जमीन को होल्ड करता है उस जमीन पे 21 और 21A में जो जो काम मेंशन किए हुए हैं उसी काम को वहाँ पे परफॉर्म करता है, तो उसका जो ज़मीन का मालिक है, जो लैंडलॉर्ड है, वो उसको उस ज़मीन से निकाल नहीं सकता है, उस ज़मीन के यूज करने के अधिकार से उसको वंचित नहीं कर सकता है। कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है उसके अलावा। स्पेसिफिक कंडीशन क्या है? तो ये रिलेवेंट नहीं है। सेक्शन 22B और 22C में कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है, उसको वो बेसिकली कोर्ट कचहरी के कामों के लिए, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ रिलेवेंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं लाए थे। So our next section is 23. 23 में बोलता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन ट्रांसफर ऑफ ऑक्यूपेंसी होल्डिंग, जो कि ऑक्यूपेंसी है, अधिभोग है, उसको अगर ट्रांसफर कर रहा है आदमी। बेसिकली हम लोग सेक्शन 11 पढ़े थे ना, वो सेम है, लेकिन इसमें ऑक्यूपेंसी को ट्रांसफर करना है और उसमें क्या था कि टेन्योर को ट्रांसफर करना था। तो इसमें क्या करता है कि व्हेन एन ऑक्यूपेशन होल्डिंग्स, कोई भी अधिभोग जोत, मतलब कि कोई भी जो अधिभोगाधिकार के अंदर कोई भी जो जमीन है उसको कोई आदमी बिक्री के माध्यम से, गिफ्ट के माध्यम से या बदला बदली के माध्यम से ट्रांसफर करता है, तो ट्रांसफरी जो था, जो ट्रांसफर कर रहा है, उसको लैंडलॉर्ड के ऑफिस में जाके रजिस्टर में
मेंशन करवाना होगा कि हम इस ज़मीन को गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं या एक्सचेंज कर रहे हैं उससे या इसको बेच रहे हैं। ये सेक्शन 23 करता है। और अगर रैयत मर जाता है, इन केस मान लेते हैं कि रैयत मर जाता है, इन केस रैयत मर जाता है तो उस जमीन का जो उत्तराधिकार जो होगा उसको उत्तराधिकार किसको मिलेगा? उसका बेटा को मिलेगा। मेल बेसिकली उस मेल डोमिनेंस में जाता है तो उसको बेटा को वो जमीन उत्तराधिकार में वैसे ही मिलेगा जैसे और संपत्ति उसको मिलेगा। मतलब कि अगर रैयत मर जाता है बिना वसीयत बनाए हुए तो उसके जो उत्तराधिकारी हैं उनको वो जो जमीन का टुकड़ा है उनको वैसे ही उसी प्रोसेस से मिलेगा जैसे अन्य संपत्ति उनको मिलेगा। और एक और है सेक्शन 23C का क्लॉज है, वो बोलता है कि रजिस्ट्रेशन टाइम जो होता है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन कराने गए जो सेल किए, गिफ्ट दिए और एक्सचेंज के माध्यम से जब हम लोग को ट्रांसफरी को लैंडलॉर्ड के ऑफिस में जाके रजिस्टर करवाना होता है तो रजिस्ट्रेशन के टाइम जो है वो लैंडलॉर्ड जो है रजिस्ट्रेशन चार्ज के अलावा कोई अन्य किसी भी अन्य रूप में पैसा नहीं लेगा। रजिस्ट्रेशन का चार्ज होता है कि पूरे ज़मीन का 2% कुछ चार्ज लगता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। बहुत ही टेक्निकल टर्म थी भाई, उसको सिंपल लैंग्वेज में लिखना और उसके बाद आपको समझाना। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड द हार्ड वर्क आई हैव टू पुट ऑन इट। तो अगर आप चाहते हैं कि इस स्लाइड को आप अपने सेल्फ स्टडी के लिए ले लें तो आप इस झारखंड जर्नी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जस्ट वीडियो अपलोड करने के बाद स्लाइड्स वगैरह वहीं पे सेंड कर देते हैं, आप आसानी से अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इफ़ दिस वीडियो प्रोवाइड यू एज इन योर प्रिपरेशन तो आप जो हैं अपने दोस्तों के साथ जो भी झारखंड की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि हम जो हैं और बच्चों की पहुंच में आके उनकी और हेल्प कर सकें। थैंक यू।